पूरी दुनिया में भारत न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारत में लोकतंत्र वास्तविक रूप में जीवंत है। इसे प्राप्त करने में हमने कई चुनौतियों को पार किया। इसमें 1975 की इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती रही है। इमरजेंसी के दौरान संविधान को ही हथियार बनाकर जनता के खिलाफ प्रयोग किया गया। आज हम जानेंगे इमरजेंसी के दौर को कि कैसे और किन हालातों में 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई और विपक्षी दल के नेताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों के साथ कैसा सलूक हुआ। हम जानेंगे इमरजेंसी का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा और हम बात करेंगे इमरजेंसी के सबक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आपातकाल के बारे में। 25 जून 1975 की शाम होते होते सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई और देर रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा और देर रात 10:30 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली। और बैठक के दौरान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करे और 25 जून की रात में ही आपातकाल लगाया गया और अगली सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। 26 जून की सुबह घोषणा होते ही विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद किया गया, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े बड़े नेता थे। 25 जून की ही रात से प्रिंटिंग प्रेस, दफ्तरों की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और जनता की फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। इसलिए इमरजेंसी के काल को लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर लगाया गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इसके बारे में तमाम तथ्य गिनाए जाते हैं, जिसमें पहला तथ्य 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से निर्वाचित हुई और इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार एवं मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराया। लेकिन इस चुनाव में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का उपयोग निजी हित में किया है और इसी से चुनाव जीता है। और इसके विरोध में राजनारायण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस केस का निर्णय 12 जून 1975 को आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करार दिया और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 24 जून 1975 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को सुरक्षित रखा और साथ ही इंदिरा गांधी को सिर्फ इस बात की सहूलियत दी कि वह प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं और लोकसभा में जाके बैठ सकती हैं, लेकिन वह लोकसभा के कार्यों में वोट नहीं दे सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत दुविधा और असमंजस में थी, क्योंकि 1976 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले थे वह उनमें खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा ही 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इसी समय भारत में एक और घटनाक्रम चल रहा था, जिसमें महात्मा गांधी के फॉलोअर और भारत में समाजवाद के आगामी नेता जेपी नारायण, जिन्हें हम जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो 29 जून से देश भर में अनिश्चित काल के लिए आंदोलन होगा और देश भर में हड़ताल, धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने श्री रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता से आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी रैली में कहा कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और जयप्रकाश नारायण ने लोगों से आह्वान किया कि वह सरकार का साथ ना दें, ऑफिसर्स कार्य ना करें, पुलिसकर्मी और जवान भी सरकार का साथ ना दें, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। अब हम यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ क्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 जून 1975 से। 12 जून 1975 की सुबह सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली कि उनके सबसे खास और सबसे चहेते अधिकारी डीपी धर की मृत्यु हो गई, जो उनके पीएमओ ऑफिस के सबसे मुख्य अधिकारी थे। 12 जून को ही जब दिन आगे बढ़ता गया तो दोपहर में गुजरात विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट आया, जिसमें कांग्रेस की हार हो गई थी। और उसी दिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें उनके 1971 के चुनाव को अयोग्य करार दे दिया गया था।
12 जून 1975 के इस घटनाक्रम से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। ऊपर अपनी छवि को बचाने की जिम्मेदारी थी। अतः श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि 20 जून को एक महारैली दिल्ली में होगी। इस रैली में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और सोनिया गांधी सभी लोग, उनका पूरा परिवार मौजूद था, जिससे जनता की संवेदनाएं वो प्राप्त कर सकें। इस विशाल रैली में 10 लाख लोग मौजूद हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक बहुत इमोशनल भाषण दिया गया, जिससे जनता उनके साथ जुड़ सके और जनता की संवेदनाएं उन्हें प्राप्त हो सके। इसके बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी को अगले चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया गया और 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ सकती है। अब इंदिरा गांधी पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वह कुर्सी छोड़ दें। और वहीं दूसरी तरफ 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ी रैली करी, जिसमें उन्होंने धमकी दी अगर 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो पूरे देश में विशाल धरना, प्रदर्शन और अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन किया जाएगा। अब 25 जून की शाम को प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हो रही थी, जिसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रॉय, आर.के. धवन, पी.एन. धर और बंसीलाल मौजूद थे, जो इंदिरा गांधी के खास लोगों में से थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी विचार कर रही थी कि अब किया तो किया जाए कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया जाए, लेकिन उनके साथ ये भी दिक्कत थी कि अगले चुनाव में वो लड़ नहीं सकती थी। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी का बहुत बड़ा हाथ था इमरजेंसी को लगवाने के लिए। तभी श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं और फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति थे उनसे आपातकाल के जो डॉक्यूमेंट्स उन पर दस्तखत कराती हैं और रात से ही आपातकाल लागू हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल का आम जनता, देश, समाज और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 25 जून को रात में जैसे ही आपातकाल लागू किया गया, तमाम अखबार दफ्तरों की बिजली काट दी गई, कई संपादक गिरफ्तार कर लिए गए, अखबार पर सेंसरशिप लगा दिया गया। सरकार द्वारा पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक समाचार एजेंसी गठित की गई। तड़के सुबह 3 बजे ही जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हरियाणा के अतिथि गृह में कैद कर दिया गया। 25 जून की सुबह से ही देश के बड़े दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस आदि को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर कैद कर दिया गया। सभी विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी नेताओं को, पत्रकारों को मीसा एक्ट के थ्रू गिरफ्तार किया गया। इस एक्ट के थ्रू गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं थी। गिरफ्तारी की सूचना उनके मित्रों, सहयोगियों को नहीं दी गई। यह बहुत ही काला कानून था। आपातकाल के दौरान देश की जनता ने अपनी आज़ादी का सबसे बुरा दौर देखा। चुनावों पर रोक लगा दी गई, जिसमें 1976 का लोकसभा चुनाव था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, जिसमें जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी का अधिकार निलंबित कर दिया गया। साथ ही गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश होने का अधिकार भी नागरिकों से छीन लिया गया। इसके बाद 1976 में आर्टिकल 19 भी आपातकाल के दौरान छीन लिया गया, जिसमें सभा करने, संघ बनाने, सम्मेलन का जो अधिकार होता है वो भी नागरिकों से छीन लिया गया। आपातकाल के दौरान पुलिस व अधिकारियों का खौफ चरम पर था। इस समय जेल में बंद कैदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान जहां भी मजदूर हड़ताल हुई वहां उन्हें कुचलने की कोशिश की गई व श्रमिकों के अधिकारों का हनन हुआ, जिस पर आर्थिक मोर्चे पर भी देश को बहुत क्षति हुई। आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन के नाम पर अध्यापकों व छोटे कर्मचारियों पर सख्ती की गई और आम नागरिकों का बड़े स्तर पर शोषण व उत्पीड़न किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा संविधान संशोधन किए गए, जिसमें 38वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें न्यायपालिका से इमरजेंसी के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीना गया। 39वें संविधान संशोधन के दौरान यह प्रोविजन किया गया कि प्रधानमंत्री या उसके समान पद पर बैठे हुए व्यक्ति की चुनावी जांच का अधिकार भी न्यायपालिका के पास नहीं है। और 40वें संविधान संशोधन के थ्रू संघ को असीमित अधिकार दिए गए। जब 42वां संविधान संशोधन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहने लगे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें ज़्यादा तरजीह दी गई फंडामेंटल राइट्स के स्थान पर। अब हम बात करते हैं आपातकाल के सबक के बारे में कि हमने आपातकाल से क्या सीखा।
आपातकाल के दौरान जब देश की जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, श्रमिकों का भी उत्पीड़न किया गया, इसका जवाब भारत की जनता ने 1977 के लोकसभा चुनावों में दिया, जिसमें भारत की जनता ने जनता पार्टी की सरकार को भारी मतों से जिताया। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और देश की पहली जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जहां 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, वहीं धीरे धीरे 1973 के आते आते यह सब कुछ बदल गया। सबसे पहले अकाल और सूखे के कारण देश में गरीबी चरम पर थी। बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे थे। भ्रष्टाचार के कारण गुजरात और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर धरने और प्रदर्शन हो रहे थे। इसी के जवाब में जब 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल को लगाया, तो इसका नतीजा यह हुआ कि 1977 में देश की जनता ने जनता पार्टी की सरकार चुनी। हमें इमरजेंसी के सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने सबसे पहले 43वां संविधान संशोधन किया, जिसमें जितने भी प्रोविज़न किए गए थे उन्हें वापस लिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, जिसमें आर्टिकल 352, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, उसमें आंतरिक अशांति की आशंका शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाने का प्रोविजन किया गया, जिससे कभी भी भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि 75 जैसा आपातकाल दोबारा लगाया जा सके। इससे हमें यही सीख मिलती है कि लोकतंत्र में चाहे जितनी चुनौतियां आए, लोकतंत्र हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।